नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर शुक्रिया। ब्रेकिंग न्यूज़ लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। और नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कहाँ ट्रंप और कहाँ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो ग़ुरबत की दोनों के दरमियान बात की जाती थी वो अब, और दोस्ती की जो बात की जाती थी वो दुश्मनी में बदल गई है। लेकिन ये दुश्मनी क्यों हो रही है और क्या इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इस दरमियान कूद पड़ेंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ट्रंप के दरमियान सुलह कराने के लिए या फिर दोस्ती करवाने के लिए? तो बहरहाल ट्रंप की जब बात आती है तो हम आपको बताते हैं कि ट्रंप किस तरह सारी दुनिया को टैरिफ्स के नाम पर धमका रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ट्रंप ने अब तक ये ऐलान कर दिया है कि 12 ममालिक ने उनके साथ टैरिफ माहे पर दस्तखत किए हैं। तो बहरहाल हिंदुस्तान के बारे में भी ये बात आ रही है। लेकिन राहुल गांधी की बारे में खबर आई है कि उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि राहुल गांधी के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने झुक जाएंगे। वैसे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका किस तरह कामयाब रहा, कैसा कामयाब रहा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कैसे ट्रंप ने फटकार लगाई थी, किस तरह ट्रंप ने कहा था कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा वायलेटर है यानी टैरिफ्स के मामले में। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऐसे खामोश है जैसे उन्हें अंग्रेज़ी आती ही नहीं हो। लेकिन कभी कभी वो अंग्रेज़ी में जुमले अदा कर देते हैं और आजकल आप देखेंगे कि वो बैरूनी दौरों पर है और वहाँ पर भी अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। ये अलग बात है कि जो अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए, जैसा कि राहुल गांधी अंग्रेज़ी बोलते हैं, उस तरह तो वज़ीर आज़म नहीं बोल सकते। फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह से लाख दर्जे बेहतर है। और ऐसे वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बोल रहे हैं, अंग्रेज़ी में खिताब कर रहे हैं। जबकि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अंग्रेज़ी बोलने वालों को जल्द ही शर्म आएगी। तो बहरहाल अब वज़ीर आज़म के बारे में उन्होंने ये कहा या किसी और के बारे में कहा, हम नहीं कह सकते। तो बहरहाल ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि टैरिफ्स के मामले पे और तिजारत के मामले में वो ट्रंप के सामने झुक जाएंगे। क्योंकि ट्रंप ने एक नहीं, दो नहीं, अब 24 मरतबा यानी 2 दर्जन मरतबा कह चुके हैं कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तिजारती धमकी दी, वो काम कर गई और इलाके में जौहरी जंग होने से बच गई और उसके लिए उन्हें नोबेल का अमन इनाम मिलना चाहिए। तो बहरहाल ये पहली खबर है। और दूसरी खबर एक अमेरिका से आ रही है। टेक्सास फ्लड में कम अज कम बताया जाता है कि 13 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं और 20 लड़कियों के लापता होने की इत्तला भी है, क्योंकि ये लड़कियां समर कैंप में शिरकत कर रही थी और ऐसे में वो फ्लड का शिकार हो गई हैं। अब वो कहाँ हैं, कैसी हैं, ये अभी तक पता नहीं चल सका है। लेकिन 13 लोगों के मरने की तौसीक तो हो चुकी है। वैसे भी नाज़रीन, गज़ा की अगर हम बात करते हैं तो गज़ा से ये खबर आ रही है, वो ये है कि गज़ा में ट्रंप कहते हैं कि हम बहुत सी इमदाद भिजा रहे हैं, यानी गज़ा में क़त्ल गारत भी गिरी भी कर रहे हैं और इमदाद भी भिजा रहे हैं। बहरहाल गज़ा के बारे में बहुत अहम खबरें हमारे पास है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले राहुल की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि राहुल गांधी से मुताल्लिक़ जो खबर है उस पर यासिर क्या तबसरा करते हैं। बिल्कुल सही सर, जिस तरह से अभी बात चल रही है कि एक ट्रेड डील होनी है, इसको लेकर के अब राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर के बातचीत चल रही। इसी बीच जब अब इस डील को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान सामने आया, पीयूष गोयल के बयान पर अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कमेंट किया। पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील को लेकर कहा, बातचीत चल रही है लेकिन भारत किसी भी समय सीमा के दबाव में नहीं है, डेडलाइन से ऊपर राष्ट्रहित है। साथ ही क्या बोलते राहुल गांधी ने उनके इस बयान को लेकर अब पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक खबर को पोस्ट करते हुए लिखा है जिसमें पीयूष गोयल का बयान है कि डेडलाइन से ऊपर राष्ट्रहित है। इसी पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि पीयूष गोयल जितना चाहें अपनी छाती पीट सकते हैं, मेरे शब्दों पर गौर करें, मोदी ट्रंप टैरिफ की समय सीमा के सामने झुक जाएंगे। और जिस तरह से अभी देखा गया है कि जो बयानात ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग जो है वो ट्रेड डील या फिर टैरिफ की वजह से रुकवाई है या फिर व्यापार की वजह से रुकवाई है, तो उसमें भी यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि जब आप एक तरफ बयान भी दे रहे हैं कि उसके बाद फिर देश के प्रधानमंत्री या बीजेपी कोई भी इस तरह का बयान नहीं देती कि ट्रंप आखिर ये क्यों कह रहे हैं, अभी तक नहीं दिया है। 23 से 24 बार ट्रंप ये बात कह चुके हैं
कि हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है और इसके पीछे व्यापारिक जो चीज़ें हैं वो हैं। अब जिस तरह से अभी पीयूष गोयल का ये कहना है कि हम किसी भी समय सीमा के लिए झुकेंगे नहीं और राष्ट्रहित से पहले कुछ भी नहीं है, तो एक तरफ अगर आप राष्ट्रहित की बात करें तो दूसरी तरफ फिर ट्रंप से आपको इस तरह के सवालात क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग रुकवाई है और आपने व्यापार का क्या बोलते हैं एक वो दे करके आपने जंग रुकवाई है। तो जिस तरह से राहुल गांधी इस वक्त आक्रामक हैं और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे ये जो कटाक्ष किया है कि आप हमारी बात को लिख करके रख लें, आप देखिएगा, आप हमारी बात पे गौर करें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने झुकेंगे क्योंकि ट्रंप कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आएंगे जिसके सामने उन्हें झुकना पड़ेगा। बहरहाल झुकेंगे या रुकेंगे अब आने वाला वक्त ही बता सकता है। ताहम हम आपके लिए चलते हैं अमेरिकी रियासत टेक्सास में फ्लड के नतीजे में ज़बरदस्त नुकसान हुआ है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहां पर आहें होती हैं, जहां पर बदवाएँ होती हैं, उस मामले में बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ता है। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरह गज़ा में इसराइल ने कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है गज़ा को, और हद तो ये है कि वहाँ पर कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी भी अब बाकी नहीं रही है। और 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल और हमास के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह इसराइल ने दरिंदगी का मुजाहरा किया, किस तरह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, उनकी नस्लकुशी की, उनकी नस्ली तत्हीर की, और ये सब कुछ अमेरिका के बलबूते पर किया गया, अमेरिका की ताईद और हिमायत से किया गया और आज भी अमेरिका उसकी ताईद और हिमायत करता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि न सिर्फ इसराइल फ़लस्तीनियों का कातिल है बल्कि अमेरिका भी उसमें शामिल है। इसके साथ साथ अमेरिका के जो इत्तेहादी ममालिक है वो भी इसमें शामिल है। और आप ये देख रहे हैं और देखेंगे भी कि इन ममालिक में जिन्होंने फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में हिस्सा लिया, मासूम बच्चों को ज़बह किया और बमों से उनके चीथड़े उड़ा दिए, और उनके क्या हालात होंगे आने वाला वक्त आप बताएगा और आप ज़रूर देखेंगे। तो बहरहाल ये रही अमेरिका के टेक्सास की बात। और अफसोस की बात है जहाँ पर भी इंसानी जानों का इतलाफ़ होता है तो इंसान बहैसियत इंसान हमें दुख का इजहार करना चाहिए, और चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन टेक्सास के फ्लड में जो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए हैं उनका फ़लस्तीन में क्या ले देना देना। हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ालिमाना किरदार अदा कर रही है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि कम से कम 17 अरब डॉलर्स हालिया अर्से के दौरान बाइडेन इंतज़ामिया ने इसराइल को फराहम किया था, और ट्रंप ने तो इसराइल की ताईद और हिमायत में तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो बहरहाल अब ट्रंप का दावा है कि वो गज़ा में बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं, यानी आप एक तरफ कत्ल कर रहे हैं और आपको अगर मौका मिला तो मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनी जो शोहदा है उनकी लाशों को निकाल कर आप फिर बम धमाके करेंगे और या उन पर बमबारी करेंगे और फिर उनके चीथड़े उड़ाएंगे, ये आपकी ख्वाहिश है। और आप कह रहे हैं कि हम बहुत सी इमदाद गज़ा को भेज रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि ईरान के मसले पर फिर मैं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से बात करूंगा। तो इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ दाल में काला है, और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इसराइल हो सकता है कि ईरान पर हमला करे और जो जंगबंदी हुई वो भी ख़त्म हो जाए। इसलिए कि अमेरिका बहुत बेचैन है, क्योंकि पेंटागन की जो रिपोर्ट आई है और अमेरिकी मीडिया की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहा गया है कि अमेरिका ने बेशक बम तो डाले हैं और BU-57 बम, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, और पहुँचा तो बहुत ही मामूली नुकसान पहुँचा है। अब ऐसे में ईरान ने भी अगरचे ये तस्लीम कर लिया है कि फर्दो जो प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, उसे नाकाबिले यानी तस्खीर नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में अमेरिका इत्मीनान का इजहार करने के बजाय तशवीश में मुब्तला है कि कहीं ईरान जौहरी ताकत ना बन जाए। लेकिन वो कह रहा है, यानी ट्रंप कहते हैं कि ईरान को कि हमने जौहरी ताकत को मिलियामेट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, फिर भी एक डर है ईरान से अमेरिकी सदर को, अमेरिकी हुकूमत को, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को और इसराइलियों को। ऐसे में उनका ट्रंप का कहना है कि मैं ईरान के मसले पर नेतन्याहू से दोबारा बातचीत करूंगा, ईरान से दोबारा बातचीत शुरू करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान हो सकता है कि दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू करेगा। तो अशर आप ये बताइए कि इससे क्या ये इशारे नहीं मिल रहे हैं कि इलाके में बहुत ही कशीदगी पैदा होने वाली है आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम जो है इजराइल से बात कर रहे हैं गाज़ा में सीज़ फायर करने की। जी। वहीं दूसरी खबर ये भी आ रही है कि शुक्रवार यानी कल जो है इजराइल की तरफ से जो बमबारी हुई उसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, और गाज़ा में इजरायली हमले जारी हैं। इन हमलों के बीच वहाँ के लोग अपनी जान बचाने के जद्दोजहद में लगे हुए हैं,
और जिस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे इमदाद भेजी जा रही है, तो वो इमदाद इस वजह से भेजी जा सकती है क्योंकि अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जहाँ पे लोग इमदाद लेने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं वहीं पे अटैक किया जा रहा है। तो सबको एक जगह इकट्ठा करके अटैक किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं प्लानिंग भी हो सकती है। और जिस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि सीज़ फायर के लिए जो शराइत दी जा रही हैं हमास को, तो हमास ये कह रहा है कि मैं उन शराइत पे अमल तो करूँगा, लेकिन आप हमें प्रशासन में वो जगह दें, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो क्या बोलते हैं, यहाँ के लोगों का जो दर्द है, यहाँ के लोगों की जो चीज़ें, उनको मुझसे बेहतर आप नहीं जान सकते हैं। उसको लेकर के अभी ट्रंप या फिर और जो लोग इसमें क्या बोलते हैं इन्वॉल्व हैं सीज़ फायर के लिए, उनमें अभी बातचीत चल रही है। और हमास को ये कहा जा रहा है कि आप हथियार हटा दें, आप सारे हथियार हमारे सुपुर्द कर दें, और आप जो हैं बिल्कुल उनको बिल्कुल अलग करने की जो बात कही जा रही है, उससे हमास जो है अभी भी उस चीज़ों से नकार रहा है। उसका ये कहना है कि आप जो भी करिए यहाँ करिए, लेकिन हम यहाँ पे प्रशासन में रहना चाहते हैं। रीज़न ये है कि हम यहाँ के लोगों की जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से जानते हैं, यहाँ के लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उनको अच्छे से जानते हैं। लेकिन जिस तरह अभी ये कहा जा रहा है कि इमदाद वहाँ पहुँचाई जा रही है, तो इमदाद के नाम पे लोगों का सिर्फ खून वहाँ से लिया जा रहा है, लोगों की जानें ली जा रही हैं। क्योंकि रोज़ हम देखते हैं कि वीडियो सामने आती हैं, लोग इमदाद लेने के लिए जा रहे होते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, माएँ भी होती हैं, बहनें भी होती हैं, सभी लोग होते हैं, और वहाँ पे अटैक कर दिया जाता है। वो सारे लोग जो इमदाद लेने जा रहे होते हैं, वो उनमें से काफ़ी लोगों की मौत हो जाती है। तो जिस तरह से जो चीज़ें वहाँ चलाई जा रही हैं, जिस मेंटलिटी से वहाँ पे क्या बोलते हैं माइंडसेट से वहाँ पे अटैक किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये कोई इस तरह का इंसान कर सकता है जिसके पास दिल ही ना हो, जिसके पास मोहब्बत ही ना हो किसी के लिए भी। आप ये देखिए कि वहाँ के बच्चे जो अभी 1 साल की भी नहीं हैं, उनके साथ भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जो वहाँ की ख़वातीन हैं जो हामला बताई जा रही हैं, उनके साथ भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि वहाँ पे खाना नहीं पहुँच पा रहा, जिससे उनके अंदर कमज़ोरी आई जा रही है। और जब वो डिलीवरी होगी तो उस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। इन सारी चीज़ों पे जो हमारे और मुबालिक हैं, जो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं माली हैसियत रखते हैं, उनको इस पे बात करनी चाहिए। उनको वहाँ देखना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें बिगड़ रही हैं, वहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ बारिश होती है तो लोग अपने टेंट में रहते हैं, उस टेंट में भी पानी आ जाता है। तो जिस तरह की ज़िंदगी वहाँ जी जा रही है, वहाँ को कम से कम आप नहीं जा सकते हैं, तो आप देख करके उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान वहाँ का कितना परेशान है। और जिस तरह से बात की जा रही है कि वहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी बचाने के जद्दोजहद में लगे हुए हैं। खाना वो सोच रहे हैं कि बाद में मिल जाएगा, अगर ज़िंदगी रही तो हम खाना भी खा लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी ज़िंदगी है। बहरहाल वहाँ रोटी तकसीम की जा रही है और जानें ली जा रही है। बिल्कुल, वहाँ पे रोटी तकसीम की जा रही है, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप देखें तकसीम की जा रही हैं। जब लोग वहाँ लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है बम गिराए, गोलियाँ चलाई जा रही हैं, बम गिराए जा रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक अशर यासिर ने कहा है कि वहाँ इंसानों का कत्ल तो एक आम सी बात हो गई है, तो ये वही इंसान कर सकते हैं उन्होंने कहा। लेकिन मैं कहूँगा कि ये वही इंसान नहीं बल्कि इंसान नुमा जो दरिंदे हैं वो कर रहे हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है। तो बहरहाल हमास का एक बयान आया है, उसने मुज़ाकरात के लिए फौरी तौर पर रजामंदी भी जाहिर कर दी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि गज़ा को 4 अरब ममालिक के हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि अब ना इसराइल हमास का मुकाबला कर सकता है और ना ही अमेरिका उसकी वहाँ पर सरपरस्ती कर सकता है, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है। और अमेरिका को ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप को इंसानियत का कातिल कहा जा रहा है, इंसानियत के नाम पर एक बड़ा धब्बा कहा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि उनकी सरपरस्ती में, उनकी ताईद और हिमायत से इसराइल फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। अब अंदाज़ा कीजिए कि 7 अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीन में जो कत्लेआम किया गया इसराइल की जानिब से, उसमें एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक और सरकारी आदत शुमार के मुताबिक बता रहा हूँ कि 60,000 के करीब फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जिसमें कम अज़ कम 18,000 बच्चे हैं। ख़वातीन की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इन मासूमों का कातिल कौन है। अगर इसराइल मासूमों का कातिल है तो उसके ताईद और हिमायत करने वाला अमेरिका तो नहीं कहूँगा बल्कि ट्रंप और बाइडन जैसे लोग भी इस कत्ल में, इस कत्लेआम में मुलविस है और शरीक हैं, शरीक जुर्म है और मुजरिम है। और ऐसे मुजरिमीन की सज़ा क्या होनी चाहिए आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जो इंसानियत के खिलाफ जुर्म करता है वो सबसे बड़ा मुजरिम होता है, और ख़ास तौर पर बच्चों का कातिल उसे तो नहीं बख्शा जाना चाहिए। तो बहरहाल गज़ा में हमास ने वाज़े कर दिया है कि हम मुज़ाकरात के लिए फौरी तैयार है। एक रिपोर्ट रोक रहा हूँ मैं
कि मंडे को जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वो वाशिंगटन जाने वाले हैं। जी हाँ जी। और उनके डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। उस मुलाकात में ही ये चीज़ें सामने आ सकती हैं कि जो ये जंग है ये 21वें महीने में पहुंच चुकी है, उससे ज़्यादा भी हो गए हैं, तो शायद उस जंग को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन अब वो बातचीत किस तरह होगी, उस बातचीत में क्या शराइत रखी जाएंगी, ये भी सामने नहीं आई हैं। हालांकि बस अभी तक यही सामने आ रहा है कि इन सब चीज़ों से हमास को अलग करना है। जी हाँ जी हाँ, और हमास को अलग करना है, हुर्रियत पसंदों को कमज़ोर करना है, इसका मकसद है। लेकिन याद रखिए, फ़लस्तीन जब तक वहाँ पर ज़मीन रहेगी ता क़यामत जो कुछ भी होगा वहाँ पर आवाज़ उठते रहेगी। और जो जालिम ताकतें हैं, साम्राज्य ताकतें हैं, वो एक ना एक दिन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। और आज ये कह रहे हैं कि हम यानी गज़ा वालों का वजूद मिटा कर रहेंगे, कल हो सकता है कि आने वाला दिन इनके लिए तबाही व बर्बादी लाएगा और ये इनका खुद का अपना वजूद मिट कर रह जाएगा और दुनिया इन्हें जालिमों में शुमार करने लगेगी, जैसा कि अब भी कर रही है। तो बहरहाल अब ट्रंप ने कह दिया है कि आइंदा हफ्ते गज़ा माहिदा हो सकता है। तो बहरहाल आपने देखा कि पहले तो ट्रंप ने कहा था कि गज़ा को पर हम कंट्रोल हासिल कर लेंगे, गज़ा को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। गज़ा कंट्रोल में आने वाला नहीं है और ना गज़ा के लोग कंट्रोल में आने वाले हैं, ये ट्रंप भी अच्छी तरह जानते हैं। अब ट्रंप परेशानी में फंस गए हैं। एक तो आप देखेंगे कि उन्होंने बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका में पास कर लिया है और बहुत ही आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह ये बिल पास हुआ। अगर सेनेट की बात करते हैं तो 50 अरकान ने मुखालिफत की और 51 अरकान ने, सिर्फ एक वोट से ये बिल कामयाब हुआ। फिर उसके बाद अगर आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या ऐवान नुमाइंदगान की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर ये बिल 4 वोटों की अक्सरियत से कामयाब हो सका। मुखालिफत में 214 और उसकी तायद में 218 यानी अरकान ने वोट दिया। तो ये कोई बड़ी कामयाबी ट्रंप की नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है जिस तरह हमारे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हर नाकामी को कामयाबी के तौर पर गोदी मीडिया पेश करता है, उसी तरह वहाँ पर कहा जा रहा है कि ये तारीखी बिल था, तारीखी बिल में तारीखी कामयाबी ट्रंप ने हासिल की। और लेकिन अब आंदा क्या ट्रंप का हाल होने वाला है, एलन मस्क क्या क्या करने वाले हैं, फिर ममदानी ने भी उनकी नाक में दम कर रखा है, तो ये क्या होने वाला है ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ट्रंप जैसा कि उन्होंने कहा कि एक्स के सरबराह और टेस्ला के बानी अपने ख़ास दोस्त रहे, अब बहुत ज़्यादा दुश्मन बन गए, एलन मस्क और ममदानी को, ज़ोहरान ममदानी को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया है, क्या वो इस पर अमल कर सकेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमने एक बार और भी बोला था कि ज़्यादा मिठास में कीड़े पड़ते हैं। जी हाँ। तो इस वक्त वही चीज़ें सामने आ रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ममदानी पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ममदानी का ये कहना है कि हम यहाँ के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ पे हम अगर शासन करेंगे, यहाँ पे हम जब बन जाएंगे तो उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे जो चीज़ें यहाँ चल रही हैं। लेकिन अगर हम उस बिग ब्यूटीफुल बिल की बात करते हैं तो इस कानून से अमेरिका में मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम होगा। इस बिल के पास होने से ट्रंप की नई प्रमुख नीतियों को कानूनी ताकत मिल गई, जिसमें मास डिपोर्टेशन यानी बड़ी संख्या में प्रवासियों को वापस भेजना, सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी पर ज़्यादा खर्च और पहले कार्यकाल की टैक्स छूट को आगे बढ़ाना शामिल है। अब ये भी चीज़ सामने आ रही कि जिस तरह से इस बिल को पास किया गया है, जिस तरह से इस बिल के अगेंस्ट हमने ये भी देखा कि बराक ओबामा भी थे, इस बिल के अगेंस्ट ही जा कर के एलन मस्क ने इनका साथ छोड़ा था, क्योंकि जब इस बिल की सुगबुगाहट तेज़ हुई थी उसी दौरान एलन मस्क के हालांकि 3 दिन बचे हुए थे, उन्होंने 3 दिन पहले ही अपने आप को उससे अलग कर लिया और उसके बाद फिर ये आपसी जो क्या बोलते हैं एक बयानबाजी वो चालू हो गई। अब ये भी देखिए कि आप इस वक्त उनके रडार पे सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक एलन मस्क हैं, दूसरे ज़ोहरान ममदानी हैं। अब ज़ोहरान ममदानी की एक अलग चीज़ है, वो एक पॉलिटिकल लीडर बन करके उभरे हैं, लेकिन जिस तरह एलन मस्क को है, ट्रंप ने हालांकि एक दिन ये भी अपने बयान में बोला था कि अगर ये बिल हो गया पारित, ये बिल अगर पास हो गया तो एलन मस्क को अपना सारा कारोबार छोड़ करके साउथ अफ्रीका वापस जाना होगा। तो जिस तरह से आप ये देखिए कि इस तरह के हमले किए जा रहे हैं और इस तरह का क्या बोलते हैं जो एक धमकी दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं इनके रिश्तों को और ज़्यादा बिगाड़ सकती है। और एक अगर आप किसी के बलबूते आप सत्ता में आए हैं और उसके बाद आप उसको मक्खी की तरह निकाल के फेंकेंगे, जिस तरह दूध से मक्खी निकाली जाती है, तो आगे चल के आपके लिए ही परेशानियां खड़ी होंगी। क्योंकि जब एक बिजनेसमैन होता है तो अपनी कंट्री के लिए जो अपनी क्या बोलते हैं जॉब लेके आता है,
बहुत सारी चीज़ें करता। हम हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ अमेरिका की। लेकिन एक बात है यासिर, आप देखेंगे कि चलिए एलन मस्क ने जुर्रत व बेबाकी का मुजाहरा किया, हालांकि ट्रंप के करीब रहते हुए भी। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि ट्रंप के ऑफिस में एक्स किस तरह खेल रहा था, उछल रहा था, कूद रहा था। लेकिन एक्स यानी कि एलन मस्क के बेटे का नाम भी एक्स है, और जैसा कि ट्विटर साबिक़ा नाम है एक्स का, उसी के नाम पर ये एक्स रखा गया है। तो बहरहाल ट्रंप उसके हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे थे, और इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे कि इंतखाबी मुहिम के दौरान एलन मस्क ने $300 मिलियन बतौर अतिया पेश किए थे डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए। और फिर आप उसी शख्स को जिसने आपको सहारा दिया था, उसकी शाख को ही काट देते हैं या उसकी ही रिकाबी में छेद करते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। वैसे भी ट्रंप हो या एलन मस्क हो, कुछ अजीब और गरीब नज़र आते हैं। एलन मस्क पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते, उनका लबो लहजा देखिए, हो सकता है कि आइंदा भी वो ट्रंप साबित हो सकते हैं। और जैसा कि ट्रंप ने धमकी दी है, सब्सिडी तुमने कितनी हासिल की है, तो इसका मतलब यह है कि करप्शन अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, और ख़ासतौर पर सनअतकारों के मामले में बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ता जाता होगा। क्योंकि ट्रंप का ये कहना कि अब हम हिसाब लगाएंगे तुम्हें कितनी सब्सिडी मिली है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जो करीब रहते हैं, आपकी जो ताईद और हिमायत करता है, उसे सब्सिडी देते हैं। अब ये बेनकाब हो जाएगा। देखिए आप देखिए, बिल्कुल जिस तरह आपने बोला कि अमेरिका में भी करप्शन है, तो अगर हम बात हिंदुस्तान की करते हैं तो 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जब चुनाव जीत करके आए थे, तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जी जी। लेकिन 2014 से लेकर के 2025 चल रहा है, इस दौरान आप देखिए जितने भी रोड बनी हैं, हाईवेज बने हैं, या जो कुछ भी बना हुआ है, उस पर आप देखिए कि वो कितने दिन टिका हुआ है। एक बात है यासिर, आपने जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने नारा लगाया था, वज़ीर-ए-आज़म के नारे अक्सर अजीब गरीब होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाया था, क्या है आप देखेंगे कि हर सेकंड्स में कई बेटियों की इज्जत नीलाम हो जाती है। हिंदुस्तान में इस मतरेज़े के वाक़यात पेश आते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो, चाहे बीजेपी की गुजरात हुकूमत हो, वो ज़ानियों को, कातिलों को वक्त से पहले ही, यानी उनकी सज़ा ख़त्म होने से पहले ही छोड़ देती है। और जैसा कि आपने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो हो सकता है वो डाइटिंग प्लान बता रहे थे होंगे। बिल्कुल डाइटिंग प्लान बता रहे हैं। जी जी। और आप ये देखिए कि देखिए ये एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब आपके देश के प्रधानमंत्री जो कि सबसे बड़े हैं यहाँ पे, जिस तरह अमेरिका की बात हम करते हैं तो अमेरिका में राष्ट्रपति को सारे हक, उनके पास वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे इस तरह देश के प्रधानमंत्री के पास है। और देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरह के बयान देते हैं कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उसके बाद आप किसी रोड का उद्घाटन करते हैं, और उसी साल जब बारिश आती है तो रोड उस वक्त गायब हो जाती है। जी जी। तो इससे आपके ही जो लोग हैं उन पे ही उंगली उठाई जाती है कि चलिए आप नहीं खा रहे हैं, एक बात हम मान सकते हैं कि आप नहीं खा रहे हैं, लेकिन आपने अपने नीचे लोगों को क्यों ऐसा रखा हुआ है जो वो खा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए अभी एक एमपी में फ्लाईओवर बना जो बिल्कुल 90 डिग्री पे जाके मुड़ता है, अगर कोई तेज रफ्तार गाड़ी जाती है तो मुड़ने में वो कहीं और जा सकती है। इसी तरह एक और फ्लाईओवर बना है जो उसकी भी एक अलग कहानी अपनी। तो इस तरह की चीज़ें इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बीजेपी शासित राज्यों में हो रही हैं। यही चीज़ें अगर कहीं अपोजिशन वाले राज्य में होती, जहाँ पे किसी और की गवर्नमेंट होती, तो इस वक्त आप देखिए कि उसके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की बात कही जाती। या सिर्फ आप बताओ ना, मैं जैसा कि आपने ब्रिज का जिक्र किया, गुजरात का जो एक ब्रिज है, और वहाँ पर आप देखेंगे कि उसके रिनोवेशन के लिए, ख़दीम ब्रिज था, उसके रिनोवेशन के लिए अगर आप किसी को गुत्ता देते हैं या कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो एक तजुर्बेकार कंपनी को देना चाहिए। लेकिन मोरबी ब्रिज की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप देखिए घड़ी साज कंपनी जो घड़ीबाज बनाती है, घड़ी बनाती है, उसे ब्रिज बनाने का आपने ठेका दे दिया। क्यों दिया? उस कंपनी ने आपको बीजेपी को चंदा दिया था। ये हाल है। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे देश की जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है बीजेपी, उसको अगर चंदा देता है तो उसकी समय सीमा बढ़ जाती है और उसकी कंपनी का प्रचार भी बढ़ जाता है। अब आप देखिए कि एक तरफ जब यहाँ पे वैक्सीन बननी शुरू हुई थी, उस दौरान उनकी कंपनी ने बीजेपी को अच्छा खासा चंदा दिया था। उसके बाद जब अमेरिका में जो वैक्सीन आती हैं उसमें ये बोला गया है कि आप इस वैक्सीन पे लिख दीजिए कि इस वैक्सीन को लगाने से हार्ट की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन हिंदुस्तान में एम्स और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने सीधे तौर पे बोल दिया है कि कोविड वैक्सीन से हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जी जी। तो इस पे ये भी एक चीज़ चल रही कि अगर आप बीजेपी को चंदा दे देते हैं
तो आपकी सारी फाइल क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी अब खरगे जी ने कल हैदराबाद में जिस तरह की बातें की और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह झूठ की भी बुनियाद पर इख्तियार में आए हैं, ये झूठे हैं, इस तरह की बातें कहे हैं। खुद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी सियासत टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि सबसे बड़ा अगर कोई झूठा है हिंदुस्तान में तो वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी है। तो बहरहाल अक्सर उनके बारे में ये बात की जाती है, उनका तासुर जो लोगों में है बहुत ख़राब है, लेकिन ये फिर भी कामयाब होते हैं। ये सोचने वाली बात है कि वो कैसे कामयाब होते हैं। तो शरद पवार जैसे जो सीनियर कायदीन हैं वो कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को अपने इशारों पर नचा रहे हैं, लेकिन हम उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करते। तो बहरहाल नाज़रीन एक खबर की जानिब ले चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक हमारे हैदराबाद के से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिकेटर मोहम्मद सिराज से है। मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड में ज़बरदस्त धूम मचा दी है और वो न सिर्फ दुनिया के हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के पहले ऐसे बॉलर बन गए जिन्होंने इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका दोनों ममालिक के खिलाफ किसी इनिंग में 6 से ज़ायद विकेट हासिल किए हैं। अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के खिलाफ 6 से ज़ायद विकेट हासिल करने वाले हिंदुस्तानी बॉलर्स की तादाद 8 है और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 6 से ज़ायद विकेट हासिल करने वाले बॉलर्स की तादाद 7 है। लेकिन किसी ने भी दोनों ममालिक के खिलाफ 6 से ज़ायद विकेट नहीं लिए जो सिराज ने लिए हैं। जी बिल्कुल सही। जिस तरह से इस वक्त ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान की टीम जब दूसरा टेस्ट के लिए अनाउंसमेंट हुआ था उस दौरान बुमराह टीम में नहीं था, तो ये कहा जा रहा था कि बुमराह की कमी खलेगी। लेकिन जिस हिसाब से आप देखिए कि मोहम्मद सिराज हो गए या प्रसिद्ध कृष्णा हो गए जिन्होंने 4 विकेट लिए और सिराज ने 6 विकेट लिए हैं, तो इससे ये चीज़ सामने आती है कि सिराज जो है शमी और बुमराह इन दोनों की कमियां बहुत अच्छी तरह पूरी कर रहे हैं और हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसमें उनका कैरियर जो है सब कुछ ठीक रहा तो इंशाल्लाह बहुत लंबा होगा, क्योंकि वो अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं और जिस हिसाब से उनको बॉलिंग करनी चाहिए, जिस सिचुएशन में बॉलिंग करते हैं वो वाकई काबिल तारीफ होती है। बिल्कुल सही कहा और ये काबिल तारीफ खबर के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।